गाइस, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की अप्रोच की। जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि यूनिट नंबर 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड उनके कोर्स में है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर सबसे ज्यादा डाउट्स जो हैं वो हम सभी लोगों के दिमाग में आते हैं, क्योंकि यूजुअली रिसर्च हम लोगों ने एज अ सब्जेक्ट कहीं भी नहीं पढ़ा है, चाहे हमारा ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या उसके बाद भी हो, हमने कभी भी यूजुअली इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है। तो कैसे अप्रोच करना है, कैसे समझना है, आसान भाषा में समझाने की आज मैं कोशिश करने वाली हूँ। टॉपिक बहुत टेक्निकल है बट जितना आसान करके आप समझोगे उतना आपको बेनिफिट जो है वो होने वाला है। तो कोशिश यही रहेगी कि आज के सेशन में ये आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से सारे वीडियोस इन सीरीज आने वाले हैं फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जल्दी से। अच्छा लगे अप्रोच तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये अप्रोच। सबसे पहले जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करती हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि रिसर्च होता क्या है। अब आप लोगों ने कई बार इसकी डेफिनेशन सुनी होगी, हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, कोई डेफिनेशन नहीं सुनी है, तो मैं आप लोगों से एक जनरल बात पूछती हूँ। और जनरल बात यह है कि कभी भी हम कोई भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, उसे क्लियरली फॉर्मुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस से आप लोगों से पूछूं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, वाटर की शॉर्टेज होना, लॉन्गर विंटर्स, न्यू ट्रेन्स हो गए, आप लोगों के टेरेन्स हो गए, इंडस्ट्रियल इंपैक्ट हो गया यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कतें हम लोगों को यहाँ पर फेस हो रही है। इस तरीके की कुछ कॉमन जनरल प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों के दिमाग में आती होंगी। अब ये जनरल प्रॉब्लम्स है जो डेली मर्रा के अंदर आप लोग फील कर रहे हैं और सेम तरीके से डेली मर्रा में एज अ ह्यूमन बीइंग ले पर्सन तौर पर आप लोगों के दिमाग में कुछ सॉल्यूशंस भी आते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में सॉल्यूशंस आते होंगे कि आप क्लीन वाटर की तरफ जाइए, कैसे है ना हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट और इस तरफ से आगे बढ़ सकते हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स हम लोग किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्या हमारे पास में यहाँ पर इंपैक्ट हो सकता है, पॉपुलेशन कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इस तरीके के इन जनरल थॉट प्रोसेस आप लोगों के दिमाग में आती होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग रिलेट करिए आपकी रिसर्च को। देखिए रिसर्च शुरू होती है एक प्रॉब्लम से और वो भी एक ऐसी प्रॉब्लम से जो बहुत ही जनरल है। हम लोग उसे सॉल्व करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू जनरलाइज इट टू एवरीवन। हम चाहते हैं कि हम कोई एक प्रॉब्लम ढूंढे, उस प्रॉब्लम का सवाल का जवाब ढूंढे और जवाब जो है वो सभी के लिए हमारे लिए वैलिड रहे, यही हमारा मोटिव होता है। तो जैसे रियल लाइफ में हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है और फिर हम लोग एक जवाब तक पहुंचते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपकी पूरी कहानी रिसर्च की यही से लेनी देनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप और मैं ही मिलके यहाँ पर बैठ के रिसर्च करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी रिसर्च की है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो उन सभी मेथड्स को, रूल्स को समझते हुए आप लोगों का ये सिलेबस तैयार किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को लिटरल टर्म में समझाऊं तो 3 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप बेहतर तरीके से समझते हो तो आप लोगों को रिसर्च का मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा और शायद रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने सुने तो बहुत बार है बट एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस होता है हमको क्लियर नहीं है और इन्हीं से मैं आप लोगों को रिसर्च समझाने वाली हूं। देखिए गाइज, आप लोगों का सबसे पहला टर्म होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या होता है? डिस्कवरी का मियरली मीनिंग इतना है कि कोई भी एक ऐसी चीज को एक्सप्लोर करके ढूंढना जो आप लोगों के पास में या आपकी नॉलेज डोमेन में पहले नहीं थी पर दुनिया में तो प्रेजेंट थी। डिस्कवर करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सन को डिस्कवर किया गया, ऐसा तो नहीं था ना कि सन को किसी ने बनाया है, पहले से था, हमें नहीं पता था, हमने अब डिस्कवर कर लिया है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी है, थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट है, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बोल सकते हो। अभी तक हमको इनके बारे में पता नहीं है पर धीरे धीरे हम डिस्कवर करते जा रहे हैं। चीजों को एक्सप्लोर करना और उन्हें हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, दैट इज डिस्कवरी। वेयर एज अगर मैं बात करूं इन्वेंशन की तो इन्वेंशन का लेना देना है कुछ नया क्रिएट करने से। इन्वेंशन का मतलब है आइडिया क्रिएट करना, इसका मतलब होता है आइडिया क्रिएट करना।
कुछ नया करना, यानी कि आप सभी लोगों ने एक बहुत फेमस सेइंग तो सुनी होगी दैट जो आप लोगों की नेसेसिटी है इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को रिक्वायरमेंट आई, नेसेसिटी आई, आपने इसीलिए कोई एक नया आइडिया ढूंढा। जैसे थर्स्टी क्रो वाला आपने कहानी सुनी होगी, तो जो क्रो था वो उसको पानी पीना था, तो उसने एक इन्वेंशन किया, आइडिया लगाया क्या कि मैं पेबल्स लेके आता हूं और डालता हूं पॉट के अंदर, पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, है ना, या उस वेल के अंदर पानी अपने आप ऊपर हो जाएगा, मैं पी लूं। तो ये जो इसने मैकेनिज्म ढूंढा है, दैट मैकेनिज्म इज नथिंग बट व्हाट अ न्यू आइडिया, दैट इज इन्वेंशन। ये डिस्कवरी नहीं है, ये इन्वेंशन है। और फिर आ जाता है आप लोगों का गाइस इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है जो भी आइडिया आप लोगों ने सोचा है उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ये है आप लोगों का इनोवेशन। अब इनोवेशन के अंदर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। यानी कि आप कुछ नया तो करना चाहते हो, बट क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्या वो फीजिबल है या नहीं है, ये जज करना आ जाता है आप लोगों के इनोवेशन के अंदर। कुछ नया करना, इन तीनों का ही थोड़ा 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 पार्ट अगर आप ले लो तो आप लोगों की रिसर्च डिफाइन हो जाती है। तो रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन में ही आता है रीवर्ड, और री का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना, दोबारा दोहराना। यानी कि रिसर्च एक ऐसी सर्च है जिसको हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है हमें कुछ डिस्कवर करना हो सकता है कुछ पुराना खोजते खोजते हम कुछ नया ढूंढ ले, या हो सकता है जो हमने नया खोजा है उसकी प्रैक्टिकलिटी हम लोग ढूंढ ले। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास में अभी थ्योरेटिकल है उसको प्रैक्टिकली इंप्लाई कर देना, ये भी आप लोगों का रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। तो इन तीनों के ही थोड़े थोड़े आइडियाज बोरो करके हम लोगों ने रिसर्च बना लिया है। तो रिसर्च एज अ डोमेन अगर हम लोग समझे तो क्या है, ये एक तरीके की सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर रहे हैं हमारे नोन नॉलेज से अननोन नॉलेज की तरफ। और ये हम कर क्यों रहे हैं? इन ऑर्डर टू इन्वेंट समथिंग और डिस्कवर समथिंग, और बेसिकली इन ऑर्डर टू इनोवेट समथिंग। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो उम्मीद करती हूं कि रिसर्च का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च एज अ होल मतलब क्या होता है। तो मतलब इसका यही है कि कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम कहां से आई होगी? ऑब्वियसली कोई नेसेसिटी होगी, रिक्वायरमेंट होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने देखा होगा जिसे आप सॉल्व करना चाह रहे हो, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया को आप अप्लाई करना चाहते हो, कुछ इनोवेट करना चाहते हो, इसीलिए आप लोगों ने रिसर्च लगाया है। तो रिसर्च जो है ना, वो एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो कि साइंटिफिक मैकेनिज्म के पैरेलल चलती है और आप लोगों के लिए वेरीफाइबल और वैलिड रिजल्ट्स लेके आती है। रिसर्च को डिफाइन करते समय मैंने बहुत सारे टेक्निकल टर्म यूज करे हैं जो कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। ये आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिसर्च होती है, ये साइंटिफिक प्रोसीजर, इसका क्या मतलब है? ये एम्पेरिकल रूल को फॉलो करती है, इसका क्या मतलब है? ये रिगरस होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और सभी से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में जो डिफरेंस होता है ना, वहीं से मैं रिसर्च का मीनिंग निकाल के लेके आई हूं आप लोगों के लिए। ये फाइंडिंग समथिंग न्यू, राइट, जो अभी तक पता नहीं था, और ये क्रिएटिंग समथिंग न्यू जो आप लोगों के लिए था ही नहीं, है ना, था ही नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं था, नया लेके आए हो आप लोग। इन दोनों के बीच में ही कहीं आप लोगों का इनोवेशन आ रहा है जिससे हम लोगों ने रिसर्च लगाई है। सो बेसिकली डिस्कवरी से इनोवेशन और इनोवेशन से उसका क्या इंपैक्ट है, इन तीनों के बीच में आप लोगों की पूरी रिसर्च प्रोसेस जो है वो घूमती है, और यही चीज आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आप लोग सिर्फ इतना सोच के चलिए कि आप लोगों के पास में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप लोग सॉल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हो। जब मैंने आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई थी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाली, तो आप देखिए, अगर एज अ आम आदमी की भी मैं बात करूं या एज अ ले पर्सन भी मैं आप लोगों से पूछूं, तो हमारे पास में जो प्रॉब्लम हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं ना, तो उसका इनडायरेक्टली आंसर भी हम लोगों को पहले से पता ही होता है। जैसे आप लोग बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है, एक प्रॉब्लम है, बट क्लाइमेट चेंज का क्या सॉल्यूशन है, ये भी हर इंसान के पास में अपना अपना सॉल्यूशन है। कोई बोलेगा पॉपुलेशन कम कर दो, कोई बोलेगा पोल्यूशन कम करो, कोई बोलेगा ये करिए, कोई बोलेगा वो करिए। सबके पास में कोई ना कोई तरीके का सॉल्यूशन है, और इन्हीं सॉल्यूशन को टेंटेटिव अजम्पशन के अंदर लेके उसे वैलिड या वेरीफाई करने के बाद जो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, वही आपका कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों को समझाने के लिए कि रिसर्च इन नटशेल होती क्या है, तो रिसर्च क्या है, एक तरीके की सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से मेरा मतलब क्या है, आप लोग कुछ चीज खोज कर रहे हो, पर वो जो खोज है वो कैसी है, सिस्टमैटिक होना जरूरी है। एक उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, और वो कैसा प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर होना चाहिए।
क्या मतलब होता है साइंटिफिक मैकेनिज्म का, ये भी अभी समझेंगे, बट कंडेंस्ड कंसिडरेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले होंगे, इन्फरेंस लगाई होगी, बहुत कुछ किया होगा पूरे रिसर्च में, बट आप लोगों को इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लेके आना है और फाइनल सॉल्यूशन आप लोगों को स्टेट करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है अपनी रिसर्च के अंदर, इन ऑर्डर टू मेक इट एन इनोवेशन, बेसिकली उसे अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली। साथ ही साथ मैंने लिखा है थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये स्टैटिस्टिकली इन्फरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग जो भी सारी चीजें कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, वो सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं। नॉलेज सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती, या मैं यूं कहूं कि नॉलेज का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि आपके 100 में से कितने नंबर आए तो आपकी नॉलेज जज कर ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आपके नंबर नहीं आएंगे तो आप डॉक्यूमेंट कैसे करोगे, अनाउंस कैसे करोगे कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो आपकी नॉलेज को जज करने के लिए जो इन्फरेंस आप निकालते हो, जो कंक्लूजन्स आप लोग निकालते हो अपने रिसर्च के दौरान, उन्हें स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। केवल सच्चाई निकालने का मतलब नहीं निकलता है, सच्चाई निकाल के उसे जनरलाइज करना, उसे डॉक्यूमेंट करने पर ही हम मानते हैं कि क्या ट्रूथ है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आर्यभट्ट जी ने जीरो को इन्वेंट किया था, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और इसीलिए हर बार ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के तौर पर हमारे सामने आता है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। इट माइट बी ट्रू बट इट माइट नॉट बी ट्रू एज वेल। क्यों? क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है, कोई भी प्रूफ इसको लेकर हमारे पास नहीं है, एविडेंस नहीं है। हमें लगा कि आर्यभट्ट जी ने उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, है ना, उन्होंने मेंस्ट्रुएशन बनाया था, बहुत सारा काम ज्योमेट्री पे किया था, तो शायद जीरो भी उन्होंने इन्वेंट किया होगा, ऐसा मान के हम लोग चल लेते हैं। सो बेसिकली वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि कंक्लूजन ठीक है, इन्फेरेंस ठीक है, बट स्टैटिस्टिकली उसे अनाउंस करना, उसे एविडेंस के साथ में प्रूव करना, दैट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस। यही चीज हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। इसका एक डेफिनेशन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आते हैं आपके दो मेजर रूल्स जो कि रिसर्च में लगते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल रूल। एम्पेरिकल रूल का मतलब ये है कि आप जो भी सोचते हो, जो भी परसीव करते हो, आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो, चाहे वो क्वालिटेटिव वे में करते हो या क्वांटिटेटिव वे के अंदर करते हो। आप जो भी कहते हो, जो भी लिखते हो, जो भी सोचते हो, वो आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, और वही चीज है जो हमें सच्चाई और झूठ के बीच के अंदर डिफरेंस बताती है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कहता है कि जो आप लोगों का सच और झूठ है उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। जो चीज झूठ नहीं है उसे हम सच मान लेते हैं, और जो चीज सच नहीं है उसे हम झूठ मान लेते हैं। तो बेसिकली इन दोनों रूल्स के साथ में आपका साइंटिफिक मैकेनिज्म डिफाइन है, जिसे हम लोग यूज करते हैं रिसर्च प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए या फिर रिसर्च के कंप्लीट प्रोसीजर को लेके जाने के लिए। अब ये जो सारी कहानी मैंने आपको समझाई है ना, इसको मैं लेके आती हूँ आपके सिलेबस पे। आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा का पूरा इस चार्ट पर बेस्ड है, यानी कि आपके पास में डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड होगा जिसे यूज करके आपने सच्चाई का पता लगाया होगा। यही आपकी रिसर्च प्रोसेस का मतलब था। वो सच्चाई पता करने के लिए आपने जो मैकेनिज्म यूज किया है वो मेथड है, बट वो मेथड का क्या आइडियोलॉजी है, वो उसका मेथडोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को आप कहां से लेके आए, कैसे उस आइडियोलॉजी के बारे में सोचा आपने, पहुंचे आप, वो एपिस्टेमोलॉजी है। और ये एपिस्टेमोलॉजी को कहां से लेके आए थे, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, कहां से ये आई थी, दैट इज ऑन्टोलॉजी। यानी कि ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये हम लोग पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। मेटाफिजिक्स क्या होता है ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। देखिए मेटाफिजिक्स जो है ना, वो आप लोगों के, अगर मैं रिसर्च वर्ल्ड की बात करूं, राइट, तो रिसर्च वर्ल्ड का एक तरीके से कह सकते हो आप इनिशिएशन है। शुरुआत कहां से हुई थी, क्या मतलब इसका होता होगा। देखिए एक वर्ल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जो चीज रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग चलती है, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बट मेटाफिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात करती है। जब भी मैं आप लोगों से डिस्कवरी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस ऐसे टर्म्स की बात करती हूं, तो सिर्फ फिजिक्स के पैरामीटर्स पे हम नहीं चल सकते। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। जो चीज रूल नहीं है, लॉ नहीं है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड करनी चाहिए, और वही सारी चीजें जो है वो मेटाफिजिक्स लेके आता है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मेटाफिजिक्स एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का डोमेन है, जो आपको उन चीजों के बारे में बताता है जिन चीजों के बारे में साइंस या फिजिक्स आपको अभी तक नहीं बता पाई है। और अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि जो मेटाफिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन सबको हम धीरे धीरे करके डिस्कवर कर ले, और उस डिस्कवरी के दौरान जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च। यानी कि मेटाफिजिक्स अगर मैं बोलूं तो ये एक ऐसा फाउंडेशन है फिलॉसफी का जो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपके वर्ल्ड में चीजें हैं,
एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है उनके पीछे, कैसे उन तक आप पहुंच सकते हो, उसके लिए हम एक तरीका ढूंढते हैं। और वो जो तरीका है कि कैसे आप लोग नॉलेज तक पहुंच सकते हो, इन आइडियाज तक पहुंच सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एपिस्टेमोलॉजी। तो यही सारी कहानी है जो आप लोगों की रिसर्च के फील्ड में भी यूज की जाती है, राइट। सो मेटाफिजिक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं 2 और टर्म आप लोगों को समझाती हूँ जिससे और बेटर क्लैरिटी होगी और आपको समझ में आएगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो रिसर्च हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, एक चीज होती है आपकी कोई ना कोई बिलीफ होता है, एक होता है आपका कोई ट्रुथ वैल्यू। और ये जो ट्रुथनेस है ये मेरे लिए डिफाइंड नहीं है, मेरे लिए मतलब हमारे लिए डिफाइंड नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम बोलते हैं कि जो चीज झूठ नहीं है वो ट्रू वैल्यू है। बट हमें तो मतलब है किससे? नॉलेज से। हमें किससे मतलब है जी? नॉलेज से। वो नॉलेज कहां से आती? कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं, कुछ हमारे ट्रुथ होती है जिसको हमने फाइंड किया है, और उन दोनों के बीच की एक चीज होती है जो हमको निकाल के लेके आनी है, दैट इज योर नॉलेज। और वो जो नॉलेज है उसका क्वेस्ट, उसका जो रास्ता है, उसकी जो इंक्वायरी है वो होके गुजरती है आपके इस मेटाफिजिक्स वर्ल्ड के अंदर। तो आपके मेटाफिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। उसमें से जो चीज हम लोग प्रूव कर देते हैं यूजिंग साइंटिफिक मेजर्स एंड अदर कॉमन सेंस रिलेटेड मेजर्स, उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे नॉलेज डोमेन का पार्ट बन गया, ये मेरे लिए ट्रुथ हो गया है, बाकी सभी चीजें नहीं है। जैसे कि अभी तक हम थर्ड डायमेंशन नहीं ढूंढ पाए तो वो मेरे लिए ट्रू नहीं है। हमारे पास 2 डायमेंशन है जिनको हम प्रूव कर चुके हैं, जिनको हम फील कर चुके हैं, दैट इज ट्रू। बट आप लोगों ने मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, उसमें थर्ड डायमेंशन की बात की गई थी। वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर बेस्ड है, मेटाफिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। जिस दिन हम थर्ड डायमेंशन को प्रूव कर लेंगे, रिसर्च कंप्लीट कर देंगे अपनी, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास थर्ड डायमेंशन भी आ गया है। पर ये सारी कहानी करते 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 हमको ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये जो सारी चीजें आप बता रहे हो इसका एग्जिस्टेंस कहां से है, राइट। तो कोई भी चीज जो आपको बताती है कि कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस क्या है वो कहलाती है उसकी ऑन्टोलॉजी। कोई भी नेचर ऑफ बीइंग को डिफाइन करना इज ऑन्टोलॉजी। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस क्या है, कैसा वो नेचर के अंदर है, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, वो है आप लोगों का ऑन्टोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म क्या है? मटेरियलिज्म का मतलब है कि बेसिकली कोई चीज या कोई व्यक्ति मटेरियलिस्टिक है, वो मटेरियल को ज्यादा वैल्यू देता है देन फीलिंग्स। तो ये चीज क्या है? ये उसका नेचर ऑफ बीइंग है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑन्टोलॉजी। बट मैं उस नेचर ऑफ बीइंग तक कैसे पहुंचूं, वहां से नॉलेज कैसे डिराइव करूं, हाउ वी केम टू नो अबाउट समथिंग दैट इज इन एग्जिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट व्हाट योर एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल अबाउट। एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी आर 2 ब्रॉडर टर्म्स है आप लोगों के मेटाफिजिक्स के अंदर, क्योंकि मेटाफिजिक्स तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है, उसमें हम कैसे ढूंढते हैं या क्या चीज ढूंढनी है वो कैसे ढूंढते हैं, तो वो हम लोग ऑन्टोलॉजी से निकाल के आते हैं। और कैसे आपने कोई चीज को ढूंढा है वो हम लोग एपिस्टेमोलॉजी से निकाल के आते हैं। तो जो आपका कंप्लीट रिसर्च का डोमेन है, तो जो कि आपका नॉलेज डिराइविंग डोमेन है, वो एपिस्टेमोलॉजी और वो आप लोगों की ऑन्टोलॉजी से मिलके निकलता है। सो बेसिकली ये क्या है? ये कंसर्न है कि आपके पास में नॉलेज गेन करने के क्या क्या तरीके हैं, व्हाट इज द मीन या मीन्स टू गेट टू अ पर्टिकुलर पाथ, किस पाथ को फॉलो करके आप नॉलेज तक पहुंच सकते हो। कौन सी नॉलेज को? ऑन्टोलॉजी वाली नॉलेज को। नेचर ऑफ रियलिटी को कैसे समझ सकते हो आप लोग, ये आप लोगों का निकल के आता है ऑन्टोलॉजी वाले फील्ड से। तो सारी कहानी को समअप करते हुए समझाती हूँ कि रिसर्च हम लोग बोल क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझते हुए हम लोगों ने एक टाइमलाइन देखी है। ये टाइमलाइन मैंने आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट करी है सो दैट आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजी, क्या मतलब है, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए या कैसे कैसे थ्योरिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या बातें कही, क्योंकि रिसर्च आज से तो स्टार्ट हुई नहीं है, पहले से स्टार्ट हो रही है और रिसर्च की वजह से ही इनोवेशन हो रहा है। और ये क्या है? ओवर ग्रोइंग आप लोगों का फेज है। तो ये चलता रहेगा, कब तक? हमेशा चलता रहेगा। हम भी या हमारा देश भी अब रिसर्च पर ही फॉलो करने वाला है, रिसर्च पर ही आगे बढ़ने वाला है। तो ये सारी कहानी के लिए टाइमलाइन समझा के मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे नए नए लोग आए और नए नए लोगों ने इसके बारे में बात किया। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है या हमारे मतलब की चीज है वो है गाइस पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ये जो अप्रोच थी ये कोरली साइंस पर बेस्ड अप्रोच थी, यानी कि ये साइंस के मैकेनिज्म को यूज करते थे और कहते थे जिस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, जिस चीज को हम साइंस का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं, वही चीज जो है वो हमारे लिए सही होगी या वही मेरे लिए ट्रू नॉलेज होगी। ऐसा कहते थे पॉजिटिविस्टिक लोग। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज साइंटिफिक मैकेनिज्म से हम प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ट्रू नहीं है क्या? इसका मतलब तो ये पूरी की पूरी मेटाफिजिक्स को मानता ही नहीं होगा कि ये कोई फील्ड रही होगी, राइट।
तो ये जो चीज है ये पॉजिटिविस्टिक की लूपहोल था, पिटफॉल था, इसीलिए हम आए किस पर, हम आ गए पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग पर। ये बेसिकली काइंड ऑफ अ फोकस ग्रुप थे जिन्होंने किस पे काम किया, जिन्होंने सिर्फ साइंटिफिक मेजर्स पे काम किया, जिनको लगता था जो चीज साइंस प्रूव कर सकती है सिर्फ वही ट्रू है ना। अब बात ऐसी है कि इनकी बातों को रिजेक्ट करते थे पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ये टोटली अपोज नहीं करते थे पॉजिटिविज्म का। यूजुअली लगता है स्टूडेंट्स को कि पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है, बट हाँ ये कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते थे इनकी बातों को, और ये कहते थे कि देखिए पॉजिटिविस्ट वाले लोग कह सही रहे कि किसी चीज को आपने एविडेंस के साथ में प्रूव नहीं किया तो हम कैसे माने कि वो सही है या नहीं, बट ये कहते थे कि ऐसा नहीं है। एक नाम होता है भैया कॉमन सेंस, ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि हर चीज साइंस ही प्रूव करे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस भी ओरिएंटेड होती है, जरूरी नहीं उसके अंदर साइंटिफिक मेजर्स ही लगाने की जरूरत हो। डेली मर्रा के अंदर हम जो चीजें कर रहे हैं उसमें भी इनोवेशन है, उसमें भी रिसर्च है। ये आइडियोलॉजी के साथ में पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग आपके सामने आए थे। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्वालिटेटिवनेस को फॉलो करते थे, ये क्वांटिटेटिवनेस को फॉलो करते थे। ये कहते थे जिस चीज को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं वही सही है। जैसे कि ये बोलते थे कि तेरे 36 नंबर आए हैं तो तू पास है, ये इसमें बिलीव करते थे। जबकि ये ऐसे बोलते थे नहीं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में भी बिलीव कर सकते थे। जरूरी नहीं किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं, एकेडमिक्स में कोई अच्छा है तो ही वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है कि कोई किसी का कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो, डेली मर्रा के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी का बहुत अच्छा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का बहुत अच्छा हो, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव पे भी बात करते थे, बट ये क्वालिटेटिवनेस को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसके बाद में ये जो सारी की सारी थ्योरीज आई आप लोगों की, जैसे नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक, है ना, आप लोगों की और भी बहुत सारी, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ऐसी बहुत सारी आप लोगों की थ्योरीज जनरेट हुई जिनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये वही टाइमलाइन चल रहा था ड्यूरिंग पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इन सब थ्योरीज को टोटली अपोज करने वाला एक थ्योरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रियलिस्टिक, जिस पर आज भी हम लोग बिलीव करते हैं। और एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये एजेस ऑफ रिसर्च, और एजेस ऑफ रिसर्च में पॉजिटिविस्ट लोगों का कंप्लीटली अपोज करने वाले लोग आए, क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। इसको हम क्रिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं। और ये बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो साइंस ने बोल दिया वो सही है, जो भी चीज साइंस बोलती है वो फॉल्सिफाइबल है, यानी कि आप उसे गलत प्रूव कर सकते हो, एररेबल वो होती है। और इस चीज में बिलीव करते थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका कंप्लीटली अपोज किसने किया, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट नहीं थे, वो थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। और इसी पर हम आज बिलीव करते हैं। एक्चुअली में साइंस एक ऐसी चीज है जो सही या ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ट्रू वैल्यू सिर्फ साइंस से फाइंड आउट कर सकती है, ऐसा ये लोग बोलते थे। तो मैंने इनका एक स्टेटमेंट लिखा है, ये कहते थे कि हम एक क्वालिटेटिव थ्योरी बना सकते हैं बिटवीन कॉजुअलिटी। ये कहते थे कि हर चीज में कॉज एंड इफेक्टनेस आता है, कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट होता है। हर चीज के हैपन होने का, अकर होने का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग कहते थे। और यही हमारी एक्चुअल रिसर्च की डेफिनेशन भी होती है। ठीक है जी। तो ये बोलते हैं कि जो एम्पिरिस्टिक लोग थे, यानी कि जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड चीजों पे बात करते थे, जैसे ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ पे बात करते थे, ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों का एम्पेरिकल रूल है या जो आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ वही आपको सही बातें सुनाता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सबका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव मैनर में आता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। ये चीज ये लोग बोलते थे, क्या, क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। ये कहते थे हर चीज का कोई ना कोई कॉज है तभी वो इफेक्ट में आ रहा है, ये चीज क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग बोलते थे। ये सारी कहानी अगर मैंने आप लोगों को समझाई है और आप तक पहुंची है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसर्च के बारे में क्या क्या सोचा जाता होगा, या कैसे जो 8 स्टेप की रिसर्च प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं वो आई होगी, कहाँ हमारी एपिस्टेमोलॉजी थी, कहाँ ऑन्टोलॉजी थी, कैसे मेथडोलॉजी आई और कैसे मेथड है। तो एक बार दोबारा से उस डायग्राम पे चलती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। देखिए, मैं बोल रही थी ऑन्टोलॉजी, ये बताता है किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है क्या, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है क्या, ये बताता था उस एग्जिस्टेंस तक कैसे पहुंचना है, उस ट्रू वैल्यू तक, ट्रूथ तक, नॉलेज तक कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स रिक्वायर्ड होंगे, कलेक्शंस ऑफ मेथड्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आपकी मेथडोलॉजी है। काइंड ऑफ इसको आइडियोलॉजी भी बोल सकते हो। कोई भी काम करने का क्या आइडियोलॉजी है, राइट, क्या क्या मैकेनिज्म्स या क्या क्या मेथड्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे, वो आपकी मेथडोलॉजी है। क्या क्या रिसोर्सेज इसमें रिक्वायर्ड होंगे, वो आपकी मेथडोलॉजी है। और फाइनली जो मेथड आप अप्लाई करते हो, जो मेथड्स आप लोग अप्लाई करते हो
किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज व्हाट योर मेथड इज ऑल अबाउट। सो अगर मैं देखूं तो ये क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहा है। सो ऑन्टोलॉजी कोई चीज का एग्जिस्टेंस क्या है, देन उस एग्जिस्टेंस तक कैसे पहुंचना है, वहां से कैसे आइडियोलॉजीज निकालनी है जो हमारे काम की है, और फाइनली उसमें से कौन सा मेथड या मेथड्स हमको यूज करने इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रू नॉलेज। ये हमारा पूरा रिसर्च का काम रहता है, और यही पूरा रिसर्च बेस्ड है किस पर, आपके साइंटिफिक मॉडल पर। सो अल्टीमेटली अगर पूरा सिलेबस पे क्लब करूं तो वो आप लोगों का इन 3 वर्ड्स के अराउंड जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये है आपका साइंटिफिक मैकेनिज्म। पिछले जितने भी टाइम में मैंने आप लोगों को अभी तक रिसर्च के बारे में बताया है, ये सारे टर्म समझाए हैं, आपने बार बार देखा होगा कि मैं साइंटिफिक मैकेनिज्म, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मॉडल, ये टर्म बार बार यूज कर रही हूँ। एक्चुअली में आपकी रिसर्च इसी पर बेस्ड है, क्योंकि जो रिसर्च है वो बाकी सारी चीजों को हटा के कहती है कि हमें ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए, हमको वैलिड रिजल्ट्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फॉलो करता है तो यूएस में नहीं फॉलो करेगा, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने कोई रिजल्ट निकाला है तो उसे कोई और बंदा, कोई और रिसर्चर फाइंड आउट करे तो वो अलग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साइंटिफिक मेजर जो है वो देता है एक स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड क्या है, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। यूजुअली मैं यहाँ पर डेटा की बात करती हूँ, राइट। डेटा आप लोग ऑब्जर्व करोगे, उस डेटा को आप लोग क्लासिफाई करोगे, यानी आप कह सकते हो कि उस डेटा को आप एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट आएगा आप उसे इंटरप्रेट करोगे इन सच अ टर्म और इन सच अ मैनर सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। तो आप लोगों की जो रिसर्च है वो स्टार्ट होती है एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंपल। उस सैंपल से आप निकालते हो डेटा, उस डेटा को आप करते हो टेस्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, और फाइनली आप उसे करते हो इंटरप्रेट या फिर डॉक्यूमेंट। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करती हूँ। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें मुझे समझनी होती है, रिव्यू करनी होती है, जिसे हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। सिस्टमैटिक पैटर्न मुझे फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एक टेंटेटिव सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आता है कि शायद ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। उस सॉल्यूशन को लेकर मैं एक फ्रेमवर्क तैयार करती हूँ, जिसे मैं बोलती हूँ रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मैं डेटा कलेक्ट करूंगी इन ऑर्डर टू फाइंड कि क्या मैं इसके लिए एविडेंसेस फाइंड आउट कर सकती हूँ या नहीं। दैट इज व्हाट योर सैम्पलिंग इज ऑल अबाउट। सैंपल से आप लोग क्या करने वाले हो, डेटा कलेक्ट करने वाले हो। उस डेटा को कलेक्ट करके आप टेस्ट करोगे, एनालाइज करोगे कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो है भी या नहीं हो रहा है, एंड देन फाइनली उस रिजल्ट्स को आप लोग अनाउंस करोगे, इंटरप्रेट करोगे कि जो भी आपने सोचा था और जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या मतलब निकल रहा है, एंड फाइनली आप रिपोर्ट तैयार करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकाले तो उसको अनाउंस करते हो, वही चीज है आपका इंटरप्रिटेशन। आपने रिजल्ट निकाला, रिपोर्ट तैयार करी और पूरी दुनिया को बता दिया कि देखिए जी मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लिया है। अब मैंने आप लोगों से बात करी थी री What do you mean by this? Re-insert मतलब नोन से अननोन की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बिल्कुल फ्रेश करें। मैं इन्वेंशन की बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा था डिस्कवरी, इन्वेंशन, इनोवेशन अलग है और रिसर्च उनके बीच का कहीं चीज है। ये क्या है, ये बेसिकली मैम एक ऐसी चीज है जो हमको पहले से पता थी। कैसे, मैंने लिटरेचर रिव्यू का नाम लिया, हमको कुछ चीजें पता थी, कुछ लोग उसके बारे में सोच रहे थे, बट मैंने क्या किया, उसे क्लासिफाई करके इंटरप्रेट करा है इन माई टर्म्स। दैट इज वॉट योर री इज ऑल अबाउट। सो री इज सर्चिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग न्यू। ये है आप लोगों का कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस, या फिर कंडेंस्ड कंसिडरेशंस, या फिर इन्फेरेंसेस। तो जो भी मैंने कहा वो आप लोगों के कोर्स में है, यही है आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आते हैं आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगी कि जब आप इनको अब पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक बेहतर समझ ऑलरेडी होगी इनके बारे में। बिगर पिक्चर समझो, अपने आप इंडिविजुअल पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। सो प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, लिटरेचर को कैसे रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस यानी कि वो टेंटेटिव सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, एक अजम्पशन लेके जो आप पूरी रिसर्च प्रोसेस के दौरान चलते हो, दैट इज हाइपोथेसिस। फिर आपका रिसर्च डिजाइन आता है, देन आप कलेक्ट करते हो डेटा, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, रिपोर्टिंग करते हो। इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपका कंप्लीट रिसर्च आता है, और यही आप लोगों का कोर्स है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन, वेरिएबल का क्या इन्फ्लुएंस है, आपसे रिसर्च की डिजाइन पूछी जाती है,
डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे उसे एनालाइज करोगे, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करोगे, कौन कौन से तरीके से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मेजर है तो एक स्टैंडर्ड होगा, और स्टैंडर्ड मतलब है कि कैसे रिपोर्ट लिखनी है वो पहले से बताया गया है। दुनिया के साइंटिफिक डिस्कोर्स ने पहले से बता दिया है कि एमएलए यूज करो, एपीए यूज करो, शिकागो यूज करो। ये कुछ रेफरेंसिंग स्टाइल्स में आप लोगों को बता रही हूँ जो कि आप लोगों के इंटरप्रिटेशन के टाइम में समझ में आते हैं। ये पूरी कहानी है जो आपकी रिसर्च की है, राइट। तो सबसे पहले आपको मेथडोलॉजी समझना है। मैं हमेशा से आपको एडवाइस करूंगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सबसे पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग पढ़ो तो बेहतर समझ में आएगी। ये कुछ ही टाइप्स मैंने लिखे हैं, बहुत सारे टाइप्स है, अराउंड 25 टाइप्स हैं जो आप लोग इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी आप लोगों के हैं कि कैसे कैसी होती है, क्या क्या इसका मतलब होता है। सबके स्पेसिफिक कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल का क्या कीवर्ड है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढता है, मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑब्जर्वेशन लगाता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्शन रिसर्च कहाँ करते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। अप्लाइड कहाँ करते हैं, जहां पर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना हो। प्योर रिसर्च कहाँ करते हैं, जहां पर हम सभी लोगों को नॉलेज डिराइव करनी हो, थ्योरी डिराइव करनी हो, तब हम लोग ये करते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर मेथडोलॉजी। तो आपकी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, और फाइनली सोर्स ऑफ डेटा क्या है उस पर डिपेंड करती है। सो अप्लाइड, प्योर, दो ब्रॉडर डोमेन है रिसर्च टाइप के। इसके बाद में ये सारी के सारी इन्हीं के अंदर आती हैं। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, है ना, कॉजल भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेटा के बिहाफ पे बता सकती हूँ, और भी बहुत सारी होती है। ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अंदर है। इसके बाद में जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आपको टेस्टिंग लगानी होती है, तो टाइप्स ऑफ टेस्ट आप लोगों के होते हैं और टाइप्स ऑफ टेस्ट इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो। जब भी आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को बोला था सेकंड स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। तो डेटा को आप क्लासिफाई करते हो, यानी कि आप लोग देखते हो कि क्या हम लोग डिफरेंसेस फाइंड आउट करना चाहते हैं मेरे रिसर्च के अंदर, कि ये वाला मेथड उस वाले मेथड से कैसे अलग था, ये वेरिएबल उस वाले वेरिएबल से कैसे अलग था। ये हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। बेसिकली जब आप कोई सॉल्यूशन सोचते हो, टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हो, तो क्या वो पहले वाले सॉल्यूशन के जैसा है कि नहीं है, या उससे कितना अलग है। यही दो तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के, तो वही चीज हम लगाते हैं। ठीक है, ये जो सारी स्केल्स मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वो स्केल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को क्वांटिफाई करते हो, क्योंकि बिना क्वांटिफाई किए डेटा को हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स उस पर नहीं लगा सकते। आज के टाइम पे सारे के सारे जो टूल्स हैं, है ना, SPSS इसको हम लोग बोलते हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है, स्टैटिस्टिकल पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके साइंस के अंदर यूज किए जाते हैं, रिसर्च के अंदर यूज किए जाते हैं, जिनकी मदद से हम टैब्यूलेशन फॉर्म में अभी डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इन पे डिपेंड करती है कि क्वांटिफाई करो डेटा को। तो मेजरमेंट स्केल्स होती हैं आप लोगों की, बहुत सारी होती है। गटमैन स्केल हो गई आप लोगों का, ठीक है ना, देन आप लोगों का थ्रस्टोन स्केल हो गया, ऑर्डिनल स्केल हो गया, इंटरवल स्केल हो गया, नॉमिनल हो गया, है ना, बहुत सारी आप लोगों की टाइप्स ऑफ स्केल्स होती है, वो आपको पढ़नी है। टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग, स्टूडेंट टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, कैसे आप लोग अपनी पॉपुलेशन यानी जो भी रिजल्ट्स आप लोग कंक्लूड करना चाहते हो, जिन पर भी कंक्लूड करना चाहते हो, जो आपकी पूरा वर्ल्ड है, पॉपुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉपुलेशन पे कैसे आप जनरलाइजेशन करना चाहते हो, क्या आपका अल्टीमेट गोल है, तो क्या क्या चीजें आपको देखनी होगी। जब सैंपल से डेटा कलेक्ट किया तो उसको आप कैसे प्लॉट कर सकते हो ऑन ग्राफ, ये सारी कहानी आती है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। तो ये पूरा है जो आप लोगों के सिलेबस में आता है। मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको एक अप्रोच दे सकूं जो होपफुली मैंने आपको यहाँ दी होगी। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं, जैसे कि अनोवा टेस्टिंग हो गया आप लोगों का, विल्कॉक्सन हो गया, देन मैन बिटनी हो गया, पियर्सन, स्पीयरमैन हो गया, है ना। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जिनके आपको डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती है। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने रिपोर्टिंग पढ़ा, इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो या तो आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर आप लोग जा सकते हो थीसिस पे। और ये जो सारी की सारी आप लोगों की चीजें होती हैं, इन्हें रिपोर्ट में लेके जाने के लिए दो तरीके मेरे पास हैं। एक तो है पॉपुलर रिपोर्ट जो कि आप एक आउटलाइन के तौर पे लिखते हो, और एक है टेक्निकल रिपोर्ट। तो कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये उसके कुछ मेजर्स हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आप लोगों को इंक्लूड करनी होती है, वो सारी कहानी आपकी यहाँ पर लिखी होती है। सो बेसिकली साइंटिफिक मेजर के तौर पे पढ़ो कि कैसे डेटा ऑब्जर्व करना है, तो डेटा को पहले कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ पर जनरलाइज करना है, ये समझना है।
डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग आप लगा सकते हो, एंड देन फाइनली उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है, अनाउंस कैसे करना चाहते हो डेटा और कहाँ अनाउंस करना चाहते हो, क्या आप पेपर लिखना चाहते हो, क्या आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, या आप एक थीसिस डिराइव करना चाहते हो। ये सारी कहानी है जो आपकी कंप्लीट रिसर्च के अंदर आती है, दिस इज व्हाट योर रिसर्च इज ऑल अबाउट। सो उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये सारी मेहनत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से एटलीस्ट अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट और अच्छे कंटेंट को लेके आने के लिए मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वीडियो को शेयर करते हो तो अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को लगा कि मैंने कुछ मेहनत की है, एक अप्रोच आपको दी है रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए तो वो भी आप बताइएगा। इस पूरे वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो मैंने बहुत सारी चीजों के नाम लिए हैं, उन सभी नाम को आप लिख लेना और आप लोग जरूर पढ़ना। ये सारा का सारा पीपीटी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि नेट जेआरएफ विद अदिति के नाम से ही बना हुआ है, जिस पर आप लोग इसको पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो कि ये वाले टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी नाम मैंने लिए हैं वो मस्ट टू डू है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको प्लीज जरा अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट, मैं कोड जो डिकोड करने वाली हूँ आप लोगों का, दैट इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत जल्दी उस वीडियो के साथ भी आपके सामने आऊंगी। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।